शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी, ये वही मालिक है जिसने हमें बनाया, हमारे इज्जत, हमारे तकद्दुस, हमारे इकराम का मुहाफिज है। ये वही मालिक है जिसने हमें जबान दी, बोलने की इजाजत दी और अपने हक के लिए खड़े होने का हुक्म दिया। नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है हमेशा कोशिश करती है कि लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान के उन मामलात पर बात की जाए, उनको आपके सामने रखा जाए जो आम आदमी के लिए या तो तकलीफ का बायस बनते हैं या फिर उनकी नर्व्स हुआ करती हैं। मीनारे पाकिस्तान से इसी हफ्ते टीम लाहौर पूछता है का ये दूसरा शो है। पहले शो में टीम लाहौर पूछता है ने कोशिश की थी पब्लिक ओपिनियन आपके साथ रखें, आपके सामने रखें, और वो शो बुनियादी तौर पर आम लोगों के लिए नहीं था। वो शो दो किस्म के लोगों के लिए था, या तो मां और बाप के लिए था या फिर सरकारी जिम्मेदारान के लिए था। उन जिम्मेदारान के लिए था जो इस मुआशरे की पगड़ी यानी इस मुआशरे के निजाम को लेकर चलने के जिम्मेदार हैं। तो आज का प्रोग्राम उन मुतासरीन के साथ है जिनके हवाले से इस अजीम, मुकद्दस, मोतबर और वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहचान, आजादी के निशान और यादगारे पाकिस्तान पर जो मामलात किए गए थे वो एक बदकिस्मती थी, एक भयानक और डरावना ख्वाब था। लेकिन मामला क्या है? आज मेरे साथ आयशा अकरम साहिबा भी मौजूद है और मेरे साथ रैम्बो भी मौजूद है जो मारूफ रैम्बो के नाम से है। प्रॉब्लम क्या है? आज हमें इन्हें यहां क्यों लाना पड़ा? उसकी एक बुनियादी वजह है कि इख्तलाफ किया जा सकता है, बिल्कुल अपनी राय का इजहार किया जा सकता है, लेकिन कतई किसी बेटे को, किसी बेटी को यह इजाजत नहीं है कि आप कौमी तशख्खुस के साथ खेलें। मैं बजाते खुद बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूं कि मैं वेस्टर्नाइज्ड कल्चर का मुखालिफ हूं। मेरी आंख को बिल्कुल भी ये नहीं भाता, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक मुसलमान भी हूं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूं। उनकी तालीमात को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं। जहां मैं वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को बुरा कहता हूं, अलल ऐलान कहता हूं, बगैर किसी से डरे, बगैर झुके ख्वातीन के मामलात में एक हद की बात करने वाला हूं, वहीं मर्दों के हवाले से भी किसी ना किसी हद को दिमाग की इस खोपड़ी में बिठाने की बात करने का कायल हूं। आज इन लोगों के साथ यहां मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा कि किस जगह क्या हुआ, वो घटिया सहाफत नहीं की जाएगी। आज हम उस सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात करेंगे जहां जो वाकयात हुए आप सब ने देख लिए। यहां नोचा गया, जलीलो ख्वार किया गया, और ये सब लोग कौन थे, ये क्या कर रहे थे? ये बुनियादी तौर पर मेरा मानना है कि इस खातून को नहीं नोच रहे थे, ये अपने चेहरे नोच रहे थे। ये अपने माँ बाप को बता रहे थे कि अब्बा जी, अम्मा जी, ये सिखाया आपने, ये देखो मैं आपके सामने अपना चेहरा नोच रहा हूं। इन्होंने अपने चेहरे, अपने किरदार नोचे थे। आज यहां आकर हम उस बदबख्ती की बात करेंगे जो उससे ज्यादा बड़ी है। मैं ये समझता हूं, आप लोग समझते होंगे कि यहां जो हुआ वो बहुत बड़ा था। मैं ये समझता हूं कि उस नोचने और जलील और रजील रवैये दिखाने के बाद जो जलील और रजील रवैये सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, हम आज उस पर भी बात करेंगे। हम सरकारी इदारों की कल बहुत बात कर चुके। हमने जहां उनकी नालायकियां, खामियां बात की, वहां पर अगर आज यहां सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर हैं तो मैं इतना जरूर कहूंगा, देर आयद दुरुस्त आयद। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। आगे ख्याल रखिएगा। आयशा अकरम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बड़ी माजरत के साथ मैं पूरी कौम की तरफ से, पूरी कौम शर्मिंदा है, होना भी चाहिए। समझना ये चाह रहा हूं कि एक ट्रोलिंग आपकी यहां पर हुई, दूसरी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ मैं बचपन से आया करती थी। मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे कि ये वो जगह है जहाँ मैं बचपन से आया करती थी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और भी लोग थे, पब्लिक में लोग थे, गर्ल्स अक्सर बात कर रही होती हैं
यहाँ पे और भी लड़कियां थी, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन मुझे बताए, मैं भी आप लोगों से सवाल करती हूँ, मैं भी तो एक नॉर्मल बचपन से यहाँ आती हूँ, मैं भी तो 14 अगस्त को आपकी तरह एंजॉय करने आई थी, मुझे क्यों? मैडम माजरत के साथ, विक्टिम ब्लेमिंग का मैं कायल नहीं हूँ कि जिसके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, उसको ब्लेम किया जाए, मैं इसका मुखालिफ हूँ, सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तरीन चीजें समझना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि ये मीनारे पाकिस्तान, यहाँ पर आयशा अकरम नामी एक टिकटॉकर आती हैं, वो आकर अपने एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, वो 2 थे, 5 थे, 10 थे, वल्लाहु आलम, वो आप जानते हैं बेहतर या अल्लाह बेहतर जानते हैं, उनके साथ आती हैं, यहाँ आकर आने से पहले इतला देती हैं। इसमें भी मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती, लोग आते हैं, इतला देकर आते हैं, पब्लिकली बताकर आते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक आजाद मुल्क में रहते हैं। यहाँ आने के बाद क्या आपने यहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, फ्लाइंग किसेस देकर, इस किस्म के मामलात, ये हुआ या नहीं हुआ? ऐसा जो कुछ भी नहीं है, ना मैंने कोई ऐसी वीडियो लगाई थी, ना मैंने कोई ऐसा वॉइस मैसेज छोड़ा था, इवन दो कि मुझे अच्छा, आपने इतला भी नहीं दी? बिल्कुल नहीं दी। मुझे 2-2.5 साल हो गए ये वीडियोस बनाते हुए, मैं अक्सर हम यहाँ आते हैं, कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। और रही बात फ्लाइंग किसेस की, मैं सुन के थक चुकी हूँ, ये कि जिसने भी फितना फैलाया मैं नहीं जानती, लेकिन अगर यानी ये एक ऐसी बात है जिसका एविडेंस नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं है। कोई वीडियो छोटा सा क्लिप दिखा दे, आपने दुनिया जहान की सारी रिकॉर्डिंग्स देख ली, लेकिन एक छोटा सा एविडेंस मैं कहती हूँ मुझे दिखाया जाए, मैंने कहीं किया ही नहीं तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं? ये सब झूठ बोला जा रहा है। ठीक हो गया, इसका मतलब, क्योंकि मेरे नजदीक नाज़रीन नैरेटिव ये था कि अगर एक खातून को राह चलते कोई शख्स ये फ्लाइंग किसेस करता है या फ्लाइंग किसेस देने की कोशिश करता है तो ये हैरासमेंट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। सेम थिंग इज देयर फॉर द गर्ल। अगर लड़की पब्लिकली फ्लाइंग किसेस देती है तो वो भी मर्दों की बुनियादी तौर पर हैरासमेंट है। अगर इसका कोई एविडेंस है तो जरूर सामने लाइएगा। इनके मुताबिक ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा एविडेंस है तो ये हैरासमेंट है, मर्दों की भी हैरासमेंट है। ये अदर साइड ऑफ द पिक्चर है, बहुत आजकल टटायर होना अदर साइड ऑफ द पिक्चर का। अच्छा, वालिदा आपकी बहुत तकलीफ में है, वालिद बहुत तकलीफ में है। आपकी वालिदा का एक इंटरव्यू भी आया जिसमें हमने देखा, पूरी कौम ने देखा कि वो बहुत परेशान है और उनकी हलालत की भी इत्तला है। क्या आपकी वालिदा को पता था कि आप टिकटॉक बनाती हैं और उन लोगों के साथ बाहर जाती हैं जो आपके साथ किसी रिश्ते में नहीं है? आप स्टाफ नर्स भी हैं पीआईसी में। जी, मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपना ये शौक भी पूरा कर रही थी और मुझे ये बनाते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। ये कोई नई बात नहीं। कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ? कभी ऐसा इशू नहीं हुआ। हम प्रॉपर शूट भी करते हैं और इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। नॉर्मली हम 2-2.5 साल से शूट करते हैं, हम आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, लेकिन ये जो सीन हुआ इसका मैं खुद, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज था। बहरहाल अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। इदारों को जब इत्तला दी गई, आप क्या ये समझती हैं कि अगर 1-5 का रिस्पांस बर वक्त आ जाता तो ये इतना बड़ा सानिया ना होता? क्योंकि 2.5 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितना ज्यादा क्राउड था शायद वो आए भी हों और उन्होंने देखा हो, इतना हजूम था, वो भी क्या करते, मुहर्रम था, यौम आशूरा चल रहा था और इतने हजूम में पुलिस नहीं, जब आप कहते हैं ना शायद वो आए भी हों तो उसे ये महसूस होता है कि 1-5 ने आपको रिस्पांस किया और आप लोग बता नहीं रहे। क्या 1-5 ने रिस्पांस किया या नहीं किया? ये मेरे जो पार्टनर है, इन्होंने 15-16 दफा कॉल की है। अच्छा। और इसने कहा है कि 2 दफा रिस्पांस हुआ है। 2 दफा? हाँ, लेकिन फोन सुना है? जी बिल्कुल। अच्छा, और आए यहाँ पर 2-2.5 घंटे बाद। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आपके इस सारे एपिसोड के बाद पंजाब हिल के रह गया। पाकिस्तान, अव्वल तो पाकिस्तान ही हिल गया, वजीर आला पंजाब की कुर्सी हिल गई, आईजी पंजाब की कुर्सी हिल गई, एआईजी उड़ गया, एसपी मुतल्लिका उड़ गया, डीएसपी उड़ गया, एसएचओ उड़ गया। इस पाक की उस शिफ्ट की जो सिक्योरिटी है, गार्ड्स के अलावा तमाम जिम्मेदारान उड़ गए। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है आपके इस इशू को टेकअप करने में? क्योंकि दावा तो बहुत बड़ा है। जो सच था मैंने वो दुनिया के सामने लाई, और मैं नहीं लाई, सोशल मीडिया खुद लेकर आया। मैं तो अपनी इज्जत के मारे खामोश होकर घर चली गई थी। मैंने तो कोई एफआईआर भी नहीं कटवाई। हम इज्जतदार लोग हैं, ठीक है। 14 अगस्त को आपने एफआईआर नहीं कटवाई? नो, मैं चुप करके खामोशी से घर चली गई थी और
इसी तरह शो किया, मम्मा को, फैमिली को ये बताया कि मैं गई थी तो मेरी वहाँ पे ना फाइट होगी, तो मेरे जो टीम है उनकी भी फाइट होगी, उन्होंने मुझे बचाया। इससे ज्यादा मैंने कोई बात नहीं की कि मेरी मदर पहले ही बीमार है, हार्ट पेशेंट है। मैं कहती थी कि वो ये पहले ही मेरी बहन की डेथ हुई, 1 साल हुआ है, तो वो सदमा मेरी मुझे देखकर ही तो वो जीती हैं, मेरे में ही वो देखती हैं मेरी बहन को भी। और मैंने सब कुछ नॉर्मल किया, अपने आप को स्टेबल किया, रात ये तक सोचती रही, डरती रही, किसी को नहीं बताया। 14 अगस्त को आपने पुलिस को मना कर दिया FIR देने से, ऐसा ही हुआ? वजह क्या थी कि आप ये महसूस कर रहे थे कि अल्लाह ना करे कि इससे ज्यादा मामला खड़ा हो सकता है। अल्टीमेटली वीडियोस आती हैं 17 अगस्त को। इस दौरान में आपका इंटरव्यू करते हैं यासिर शामी और इकरारुल हसन। इससे पहले आपने FIR की दरखास्त दे दी थी कि नहीं दी? मैं ये क्वेश्चन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि FIR में जो डिले है ये किसकी तरफ से? पुलिस ये कहती है कि डिले आपकी तरफ से हुआ, हम तो देने को तैयार। मैंने आपको बताया ना, मैं तो इज्जत के मारे खामोश हो गई थी और रात सारी सोचती रही, डरती रही कि या अल्लाह पाक कोई वीडियो ना वायरल हो जाए जिन लोगों ने बनाई। इज्जत के कोई भी शरीफ आदमी ऐसे ही करेगा। मैं जब सुबह, अब मेरे पास तो कपड़े ही नहीं थे, वो जो कपड़े मैंने चेंज करने लगी तो मैंने सोचा मैं मर जाती हूँ। मैं इस साए के तले जिस यहाँ पे आई थी, मेरे पास तो वो कपड़े ही नहीं थे जो मैं पहन के आई थी। मैंने सोचा कि मैं मर जाती हूँ, पाकिस्तान का नाम भी खराब नहीं होगा। आपने बड़ा हौसला किया, इसको फेस किया। और जो मर्द ये समझ रहे हैं ना कि मैं उन पे ब्लेमिंग कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे मुहाफिज हैं, मेरे भाई भी हैं। मैं बचपन से यहाँ आती हूँ अपने बाबा की उंगली पकड़कर, उन भाइयों के साथ आती रही हूँ बचपन से। मेरा घर बिल्कुल पास है। अल्लाह ताला आपके लिए आफियत का मामला। उसी सीन को लेकर के मैं जब भी बाहर जाती हूँ सब मेरे सर पे हाथ रखते हैं। पाकिस्तान के जो मर्द हैं मेरे मुहाफिज हैं, गैरतमंद हैं। मैं सबको एक जैसा नहीं कहती, इनमें मुझे बचाने वाले भी उतने ही लोग थे। और मैं बता नहीं सकती कि जो सीन हो रहा था, सब आदमी एक जैसे। नाज़रीन, बहुत तकलीफ की बात होती है। मसला क्या है, सोशल मीडिया पर जो कहानी इस वक्त चलाई जा रही है उसमें बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिनका मानना यह है कि यार वो भी तो गलत थी। कानून की बात कर लेते हैं। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून की, कानून क्या कहते हैं? 2 चीजें हैं, या तो हम शरीयत पर मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब जो इस्लामी लॉज हैं आप इंप्लीमेंट करें, पूरी कौम आपके साथ चलेगी, मैं सबसे पहले चलूंगा इंशाअल्लाह अजीज। दूसरी चीज क्या है, उधर आपकी टुकदी नहीं है, पंजाबी कहते हैं टुकदी नहीं है, बस नहीं चलता कि जान छूट जाए, वहां पर आपको फौरन परेशानी हो जाती है। तो जब उधर परेशानी हो जाती है तो दूसरा रास्ता वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुकद्दस आइन है। तो आइन ये कहता है कि एक खातून क्या पहनती है, एक खातून का माजी क्या है, एक खातून का हाल क्या है, वो आज क्या कर रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि उस स्पेसिफिक इंसिडेंट हैपनिंग और इवेंट में कौन गलत है, कौन सही है, कौन जालिम था, कौन मजलूम था। तो खुदारा इस तमाम मामले को स्पेसिफिक इवेंट के साथ देखें। हम आयशा से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रैम्बो मौजूद है। रैम्बो दूसरा कैरेक्टर है। रैम्बो वो शख्स है, बहुत सारी गुलफशानियां सोशल मीडिया पर भी हैं। रैम्बो से समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला, जो चीजें हम आयशा से नहीं बात कर सकते वो रैम्बो से करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रैम्बो? ठीक है? बिल्कुल ठीक। कितना पढ़े हुए हो? मैं नहीं पढ़ा हुआ, नहीं, तालीम नहीं। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। काम क्या करते हो? मैं टिकटॉक 2 साल से हो गया, 3 मैं बना रहा हूँ, मैडम और हम इकट्ठे। टिकटॉक शौक है या आमदनी का जरिया? शौक है। काम क्या करते हो आमदनी के लिए? होता है ना कि रोटी टुकर के लिए बंदे को कोई काम करना होता है। हाँ, शॉप है हमारी एक किराना स्टोर की। अच्छा, अब्बा जी की है, भाई की है, अपनी है? दोनों के अब्बू है, भाई हैं, उधर बैठे होते हैं। अच्छा, आप नहीं बैठते? हाँ, नहीं, मैं पहले बैठता, लेकिन जब से ये टिकटॉक बनानी शुरू की है ना, तब से फिर मैं उधर नहीं बैठता। शादी हुई या नहीं हुई? जी, मैं शादी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, यानी कि अब तो बच्चों की भी जिम्मेदारी है, फैमिली की भी जिम्मेदारी है। तो जब काम नहीं करते तो कमाते कहाँ से हो? कोई एप्लीकेशनों से, जो टिकटॉक पे हम वीडियो बनाते हैं ना, उसके हम जो किसी ने प्रमोशन करवानी हो तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। अगर अच्छा, कोई इवेंट पे कर रहा हो, बुला रहा हो, तो उसके भी पे मिलती है, हमें पे मिलती है जी। तो आप मंथली तकरीबन कितना कमा लेते हैं? मंथली यही
25 से 30 हज़ार, और कभी कभार अगर इवेंट वगैरह हो या कोई फंक्शन हो वहाँ से ज्यादा भी मिल जाते हैं। यानी कि हैंडसम अमाउंट कमा लेते जी। हैं अपने टैलेंट के जरिए। जी बिल्कुल। इन सवालात का मकसद ये था कि हम ये समझें कि आप अपने टैलेंट के जरिए एक हैंडसम अमाउंट कमा लेते हैं। आयशा के साथ कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 2.5 साल से हूँ आयशा के साथ। 2.5 साल से। आयशा के अलावा भी इन 2.5 सालों में कहीं काम किया? नहीं, मैंने बस आशा के साथ ही काम किया है। यहाँ पर एक और लड़की थी, वो जस्ट ऐसे ही बस हमने वीडियोस बनाई थी, और इसके अलावा और कोई सैलरी वगैरह लेते हो आयशा से? नहीं, बस वैसे ही हम मिलकर काम करते हैं, और कभी कभार हम जो आमदनी है उसमें शेयर करते हाँ हो? उसमें शेयर करते हैं, कभी कभार मैं लगाता हूँ, कभी कभार वो लगा लेते ठीक हो गया। यानी टिकटॉक आपस में शेयर कर लेते हैं, जी, उधर से जिसकी जो आमदनी हो। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि टैलेंट आपका ये जी है बिल्कुल। ना। अच्छा, 14 अगस्त को यहाँ आने का प्लान कैसे बना? प्लान हमारा अचानक ही बना था, एक दिन में। 13 अगस्त को बना, 14 को बना, 15 को बना, सॉरी 12 को बना? कब बना ये 14 को ही बन गया था हमारा, 13 को नहीं बना था। हमारा कोई प्लान नहीं था इधर आने का, वैसे ही हमने लाहौर ही था, मैं भी इधर ही, तो हमने ये देखा मीनार पाकिस्तान सब कुछ जश्न वगैरह हो रहा है, क्राउड है वहाँ पर। हाँ क्राउड है, और हमने सोचा चले हम भी थोड़ा सा जाते हैं, कोई तस्वीर वगैरह बना के ले आते हैं। कोई वीडियो का प्लान नहीं था, हमने बस थोड़ी सी ना कोई 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बस बनाई है। तो समझने की कोशिश करो, जिस वक्त आप एक खातून को अपने साथ लेकर आ रहे हो, हाँ। तो आपकी उस पर जिम्मेदारी है। बिल्कुल है जी। उस जिम्मेदारी का बुनियादी मकसद क्या होता है? कि उसको सेफ रखना। अच्छा, जब आप किसी को साथ लेकर आ रहे होते हैं, खासतौर पे खातून को, आपकी अपनी फैमिली हो, आपकी मिसेज हो, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी कोई बहन हो, अल्लाह उसको भी हिफाजत में रखे, कितने मुहतात और विजिलेंट हो गए? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आने से पहले हमारे को टीम के मेंबर थे, हमारा कैमरामैन भी था, वो भी हमारे साथ ही थे। तो हम जब एंटर हुए तकरीबन इसी ट्रैक पे हम चल रहे थे, ये वाला सामने ट्रैक? ये वाला ट्रैक। ठीक है। और यहाँ तक हम आए हैं, यहाँ पे कम से कम 100-150 बंदा जमा हो गया था, और मैडम ने बोला रश बढ़ गया तो हम वापस जाते हैं। हमने बोला ठीक है, क्योंकि हम घबरा गए थे, रश देके हम वापस निकलने लगे थे। वो वापस जाते जाते ना इतनी भीड़ ज्यादा जमा हो गई। एक सेकंड यहीं पर रुकिएगा। आयशा, जब आप लोग यहाँ पर आए और आपको यहाँ क्राउड मिला, तो उस क्राउड को बुनियादी तौर पर क्या आपने अपनी वीडियोस के लिए पॉजिटिव समझा या उसको खतरा देखा? नहीं, नॉर्मली पहले भी फैंस आते हैं, और नॉर्मली वो उसी तरह ही आ रहे थे भागते हुए, लेकिन वो जो क्राउड एकदम से पुशअप करने लग पड़ा ना, जोर लगा देने लग जी, उससे मैंने कहा मैं तो पहले भी रश से मुझे बड़ा डर लगता है। इसी ट्रैक से हम बिल्कुल वापस जा रहे हैं। किस साइड पे? इस 5 नंबर गेट की तरफ? जी बिल्कुल, जिस रास्ते से मैं आए थे इसी ट्रैक से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्राउड इतना ज्यादा था, वो धक्का मारते मारते हमें ये गेट के पास ले आया। ये बिल्कुल बैक पर हमारे गेट है। यहाँ पर आकर गार्ड ने आपको अंदर बुला लिया। ये एक वीडियो उसकी भी मौजूद है जिसमें आप, रैम्बो और मेरे ख्याल से कोई एक आधा बंदा और सामने कैमरामैन आपकी वीडियो भी बना रहे हैं। अब जिस टाइम आप लोगों को अंदाजा हो गया कि यहाँ मॉब है और मॉब खतरा हो सकता है, तो आपको अंदर जाकर टिकटॉक शूट करने की जरूरत थी? नहीं, ऐसी बात नहीं क्योंकि है। कैमरामैन आपके सामने सामने नजर आ रहा है, इस टाइम विंडो में भी चल रहा है, वो आपको शूट करता हुआ जा वो रहा है। हमारे हर वक्त जो है उठने बैठने की शूट करता ही रहता है। यहाँ पे हम अंदर मतलब से आपको पता चल गया कि इतने स्यापा पे गया, उस टाइम भी वो शूट कर रहा है? नहीं, ऐसा बजाय रोकने के, बचाने के। फैंस लग रहे थे, लेकिन वो फैंस तो बाहर खड़े हैं ना, फैंस से बाहर खड़े हैं। अंदर भी ये सब लोग अंदर आ वो गए। बाद में आए। जो वीडियोस इस टाइम पे विंडो में चल रही हैं, उनमें आप सामने चबूतरे पर चल रही हैं, आपके साथ रैम्बो मौजूद है। ये किनारे पे चल रही हूँ, ये बाहर वाला किनारा। ये ठीक है। बिल्कुल नीचे से हमने कहा हम आपका आगे से- कैमरामैन प्रॉपर शूट करता हुआ जा रहा है आगे? जी, बस वो हाफ सेकंड का जो शूट हुआ है, उसके बाद लोगों का क्राउड, सारे जंगले तोड़कर सब लोग वो ऊपर ही आ गए। उन्होंने हमें ठीक उधर हो से गया। निकलने नहीं दिया। रैम्बो सेना मेरा बंदा है, बाल बच्चेदार है। जब पता चल गया कि मॉब है और मॉब हमें तंग करने लगा है, खराबी होने जा रही है और हो रही है, आप वहां से यहाँ तक आते तकरीबन आपको कुछ 2-2.5 मिनट तो लगे होंगे। हाँ, अगर आप भाग के भी आएंगे तो 1 आधा मिनट तो लगेगा ना। हम चलते हैं उसी साइड पर। तो आपने फौरी तौर पर बजाय इस मामले के कि आप निकलने की कोशिश करते, सिक्योरिटी ने ये गेट खोला, ये गेट दिखाए जी, इस गेट से आपको अंदर एंटर करवाया। इस गेट से आप अंदर जाते हैं और अंदर जाके आप दोबारा वीडियोस बनाना शुरू कर वो देते हैं। लोगों की वीडियो जो वो इस तरह तासुर जा रहा है कि आपको मौका मिला और आपने कहा कि यार मौका मिला है, अंदर जा, अंदर से बना लो। नहीं, वो जब यहाँ पे आए ना, अवाम में हमें खुद नहीं पता चला, अवाम के बीच में धकेली में हम यहाँ तक आए हैं,
और वो जो सामने से वीडियो बन रही है ना, वो हम वीडियो वो फरिश्ता खड़ा हुआ है, नहीं, आपका वो कैमरामैन है ना यार। देखें, वो बहुत सारे लोगों ने वीडियो जो है ना बनाई है, वो वीडियो हमने कहीं से डाउनलोड की है, किसी जिसने बनाई है उसने अपलोड की है ना, वो हमने डाउनलोड की है। आपका कैमरामैन इस तरह होकर बनाता हुआ वीडियो जा रहा है प्रॉपर, उसे मना किया है क्योंकि मेरे साथ 2 लड़के थे, वो भी अंदर चले गए थे। आपकी टीम की जिम्मेदारी क्या होती है कि जिस वक्त अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, इधर आ जाए, तो आपने फौरी तौर पर अपनी स्टाफ को और अपनी टीम को बचाने की कोशिश करनी है या अपना शूट कंटिन्यू करना है? नहीं, बचाने की कोशिश करनी है हमने, जाहिर है। और जब अंदर हुए हम अलग अलग हो गए थे सब, क्योंकि अंदर मैं और मैडम आयशा और आपका कैमरामैन? एक कैमरामैन था, या मेरे साथ 2 लड़के थे, और कुछ पब्लिक जो है ना दीवारों से कूदना शुरू हो गई थी। ठीक हो गया। आयशा, कितना समझते हैं कि मिस हैंडल हुआ उस दिन? वजह क्या कि पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां पर आपके लिए प्रॉब्लम है, वहीं पूरे मुल्क के सबसे लाली परचम के लिए प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपकी टीम उस वक्त ठीक फैसला करती और आपको यहां से निकाल लेती तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं था? अगर मैं देखूं तो वजह देखें, एक मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, उनका ना निकालना कोई क्राइम नहीं है, इससे भी ये साबित नहीं होता कि आपने कोई गलत किया है। हम इस चीज को सिर्फ इस पॉइंट पे बात करें, मॉरल ग्राउंड्स पे। बिल्कुल, मैं बताती हूँ कि जैसे ही मैं इस गेट तक मुझे धकेला गया, मैं अकेली फीमेल इतने लोगों में क्राउड में फंसी हुई थी। उस सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ मुझे सेव करने के लिए दरवाजा खोला और इसको भी अंदर मेरे साथ किया। और उस वक्त हमें अंदाजा हो गया था, मैंने कहा रैम्बो जल्दी चलो यहाँ से ना, यहाँ से हम इसी किनारे से निकल रहे हैं। हमने कहा आगे गेट कोई और होगा, उधर से निकल जाएंगे। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि शूट हो रहा था, कैमरामैन हमें अंदाजा ही नहीं था, या इसको अंदाजा नहीं था, वो बना रहा है, शूट कर रहा है। मुझे इस चीज का नहीं है, मुझे उस वक्त सिर्फ अपना, मैंने ब्लैक कलर का जो मास्क पहना हुआ है और दुपट्टा लिया हुआ है, मैंने कहा बस इधर से निकलो, मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, आपने मेरी नजर ऊपर नहीं देखी होगी। लोग ये कहते हैं कि आयशा अकरम नामी टिकटॉकर, यूट्यूबर या वो खातून जो इस सारे मामले में मौजूद थी, वो बुनियादी तौर पर उसका जो प्रीवियस है, मैंने लॉ बता दिया कि इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माजी की जो चंक्स और वीडियोस लोग आपकी लगा रहे हैं, क्या इस सारी सिचुएशन में डीफेम होने की ज्यादा बड़ी वजह माजी नहीं है? अगर आप टिकटॉक में अकेली नहीं बनाती, देखिए पूरी दुनिया में पूरी बहुत दुनिया सारे लोग बनाती है। बनाते हैं। अगर आप किसी लड़की की कोई भी वीडियो निकालना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो बहुत सारी निकल आएंगी, बहुत सारी निकलेंगी। लेकिन आप पिछली वीडियो से को निकाल कर इस वाक्य के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये गलत है, लेकिन हो रहा है, इट इज बिल्कुल ऑन राइट नाउ। आप देखें कि मैंने एक अपना कौमी लिबास पहना था, शलवार कमीज, और जो लोग टाइट्स पहनते हैं, तंग कपड़े पहनते हैं, आप उनको भी तो 20 मिलियन देते हैं। आपकी अपनी वीडियोस हैं माजी में भी। बिल्कुल, देखिए मैं आज के दौर की लड़की हूँ, मैं भी मोर्स कोट हूँ, मेरा भी दिल करता है मैं भी जीन्स पहनूं, शॉर्ट्स पहनूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी अखलाकियात के खिलाफ कुछ करूँ। आपकी वालदा कहती हैं कि हमारी बेटियां में, पहले माँ मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आपकी वालदा कहती हैं कि हमारी बेटियां, उन्होंने कभी घर से बाहर मुंह नहीं निकाला, तो उससे तासुर ये मिलता है कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन दूसरे लम्हे पता चलता है कि उनको पता था कि आप रैम्बो के साथ टिकटॉक बनाने जाती हैं और आप उसके साथ किसी रिश्ते में भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरी मदर बहुत सिंपल है, अब मेरी भाभियां, मेरी सिस्टर्स ऐसी ही हैं, किसी को भी नहीं पता, मेरे फेस का भी अभी तक किसी को नहीं पता था, गली मोहल्ले रिश्तेदारों में बिल्कुल भी नहीं पता था। लोगों को नहीं पता था कि आयशा बेग टिकटॉकर जो है वो यहाँ रहती है, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैंने प्रॉपर हिजाब अबाया पहना होता है, और 10 साल हो गए मैं अपनी मेडिकल फील्ड में हूँ, जॉब पता ही नहीं है कि इनकी बेटी आयशा भी है कोई। आप हॉस्टल में भी रहती थी? मैं हॉस्टल से ही रहती हूँ, मुझे 6 साल हो गया हॉस्टल में ही। यानी आप घर से हॉस्पिटल नहीं जाती थी, आप वहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी? जी, मैं वहाँ पे ही रहती हूँ। तो जब आप नर्सिंग हॉस्टल में रहती थी, तो नर्सिंग हॉस्टल से टिकटॉक के शूट्स के लिए आना जाना, टाइम निकालना किस तरीके से मैनेज करती थी? क्योंकि जाहिर उस ड्यूटी को भी आप सफर तो नहीं कर सकती। अपनी ड्यूटी प्रॉपर ही अंजाम देती थी मैं। उसके बाद मेरे मैंने देखे कि मैं और भी फैशन डिजाइनिंग का भी मैं कोर्स कर रही थी, मैं वो भी प्रॉपर कर रही थी, इसके अलावा मैं इसको भी टाइम दे रही थी। ये हम वीकली शूट करते हैं, हम डेली शूट, बिल्कुल, और कभी 15 दिन बाद, ये डेली इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ना इसके पास टाइम है, हम वीकली शूट करते हैं 15 दिन बाद। एक वीडियो आपकी आती है जिसमें आप टिकटॉक को कंडेम कर रही हैं, एक वीडियो में आप ये कह रही हैं कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो आपका जुनून बन जाता है। इतना पर्सनालिटी में तजाद वजह क्या है? मैं सच बताऊं तो मेरे सामने, मैं हॉस्पिटल में जो जॉब करती हूँ ना, मेरे सामने जो हादसा आते हैं ना, डाइवोर्स हो रही है लोगों की, मैं बता नहीं सकती कि किस तरह घर खराब हो रहे हैं, उस सिचुएशन को सामने रखते हुए मैंने बोला था कि टिकटॉक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
हस्बैंड मना करते हैं कि टिकटॉक ना बनाओ, वाइफ्स कहती है कि नहीं मैं बनाऊंगी, तुमने छोड़ना है तो छोड़ दो। मैंने 2-3 तलाक अपने सामने होती हुई देखी, मैंने घर तबाह होते हुए कि खामंद रोकता है कि टिकटॉक की जान छोड़ दो, घर की तरफ तवज्जो दो। बिल्कुल, बीवी कहती है नहीं मैं तो टिकटॉक ही बनाऊंगी। बिल्कुल, वहां से आके खराबी हो जाती है। यहाँ से खराबी, ये चीजें देखते देखते मेरा दिल खराब होने लग पड़ा। मैं बनाती हूँ, मैं शौक से बनाती हूँ। और फिर उसके बाद आपने कहा कि तुम ना बनाओ मैं बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, हर किसी का शौक होता है। कोई यूट्यूब्स बनाता है, कोई अपने जो भी है, जो कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई जैसे आप एंकर हैं, आपका भी शौक है। आप एंकरिंग छोड़कर आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो वो एक यानी जनून और प्रोफेशन अलग-अलग आप लेके मेरा चल रही हैं। प्रोफेशन और पैशन अपनी जगह है। मुझे फेम शेम का बिल्कुल नहीं है। मेरी एक जॉब है, सिक्योर जॉब है, मेरा जरिया मुआश मेरी जॉब है। और अगर ये मैं एक साइड पे अपना शौक पूरा करने के लिए कर रही हूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने साथ लेकर चलूं, फ्यूचर में हम ये चीजें देखें कि यार ये हमारे पास था, ये नहीं था। ऐसे कोई माइंड नहीं था। अगर मैंने टिकटॉक के लिए फेम लेना होता, कुछ करना होता, तो मैं FIR भी उसी रात कटवाती। वेरी ट्रू। और दूसरी FIR पर एड्रेस भी फिर ठीक देती। मेरा घर का प्रॉपर एड्रेस है, मेरे ID कार्ड को आप पुलिस कह रही है कि FIR पर एड्रेस गलत है। वो बाबा जी और भाभी जी जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, वो कहते हैं कि साढ़े घर का एड्रेस देता सी जानते ही नहीं है कि हम लोग ख्वार हो रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे ID कार्ड को आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे कुछ बात नहीं है, मैंने ये सुनी है पिछले आपके ID कार्ड पर आपका एड्रेस गलत लिखा हुआ है क्या? नो, बिल्कुल सेम वही। तो फिर वही एड्रेस आपने FIR पर लिखवाया? जी बिल्कुल सेम वही तो है। ये शोशा फिर कहाँ से छूट गया कि FIR पर एड्रेस भी गलत लिखवाया? और ये मैं इस चीज का क्या जवाब दूं? मेरा ID कार्ड चेक करें, जो मेरा ID कार्ड आपका एड्रेस जो है सेम वही है, सेम चले वही है। अगर ये बात गलत हो तो आप इसको डिनाई कर रही हैं। बिल्कुल। आयशा अकरम साहबा जी इस बात को डिनाई कर रही हैं कि जो एड्रेस इनके ID कार्ड पर मौजूद है, इन्होंने वही एड्रेस दिया था। और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस बनाई जा रही हैं कि खातून गलत एड्रेस देकर भाग गई है, किया वो किया और उसके बाद इनको वापस लाया गया, उस पर भी बात करेंगे कि क्या ये खुद वापस कार्रवाई की तरफ आई या किसी ने इनको पुश करके इधर भेजा कि जनाब आप जाएं, थोड़ी सी रेटिंग शेटिंग बनेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चल रही हैं। रैम्बो कितने पैसे मिले इकरारुल हसन वालों ते यासिर शामी वालों? नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। किसकी शामी दी और इकरार हसन दी मैडम कोई आई थी। कॉल किसकी आई थी? शामी की या इकरार की? शामी भाई की आई थी। अच्छा। और वो भी मैडम को आई थी कॉल। अच्छा हाँ, ठीक है। मुझे नहीं आई थी कॉल। और मैडम ने बात की, उन्होंने फिर बुलाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त तक आपने FIR के लिए दरखास्त नहीं दी? हाँ नहीं दी थी उस ठीक टाइम, है। उस टाइम नहीं अभी दी थी। और उन्होंने बहुत ज्यादा इंसेंस किया कि हम मिलना है, हमने इंटरव्यू आपका करना है। ठीक है। और बहुत हमने उनसे मना किया कि हम सर कल मिलेंगे, क्योंकि अपनी परेशानी में हम कल मिलेंगे। अभी इस टाइम जो है ना रात यासिर शामी को? हाँ ठीक है। 2-2:30 का टाइम है। मैडम ही बात भी उनके साथ कर रही थी और हमने बहुत ज्यादा मना किया ठीक है। ये वही नंबर था जो FIR के ऊपर था जिस पे राब्ता हुआ? नहीं, ये मैडम का नंबर था। मैडम का ये वही नंबर था जिस पे जो FIR था, FIR पे था? जी बिल्कुल उसी नंबर पर आपका राब्ता। और कितने पैसे दिए उन्होंने वैसे? बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। 17 को जब मैंने FIR कटवाई है, उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई हैं। उससे पहले मुझे किसी की 2 दिन कॉल नहीं आई। अच्छा, मारूफ ये है कि इकरारुल हसन साहब और यासिर शामी साहब आपके पास आए, उन्होंने आकर आपको 1-1 लाख रुपया दिया। लाख आपको जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं। इकरारुल हसन अपने ताई वजाहतें दे रहे हैं सारी सिचुएशन में। बहरहाल अल्लाह इसमें आसानी करे। मारूफ ये है कि उन्होंने आके आपको पैसे दिए, आपको कहा कि उठो जाओ पर्चा करवाओ। ऐसी बात नहीं है, मेरी FIR हो चुकी हुई थी और उसके बाद मुझे कॉल्स आना शुरू हुई। FIR 17 को होती है। 17 को। इंटरव्यू कब रिकॉर्ड होता है? रात को। किस 16-17 की दरमियानी रात में या 17-18 की दरमियानी रात? 17 की रात को। 17 की रात को। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने का मकसद क्या था नाजरीन, कि अगर कोई बंदा एक मुतासिरा खातून के घर जाता है, उसको फाइनेंशियल इमदाद देता है, मिसाल के तौर पर, वो इसको डिनाई कर रही है, अगर आकर देता है और उसको कहता है कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, तो भाई उसने कौन सा गलत किया? क्या उसने कोई जुर्म किया? अगर एक जालिम के खिलाफ मजलूम को खड़े करने के लिए कोई उसका कंधा बनता है तो उसने बुरा काम किया क्या? कतई नहीं किया। तो इस वजह से ये चीजें भी अपने ज़हन से कुरेद के निकाल दे। मैं आपके तमाम सवालात रख रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि उसकी कानूनी हैसियत, उसकी कानूनी औकात क्या है जो बातें आप कर रहे हैं, सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए। और मंजन बेचने से भी ज्यादा एक खातून को, बल्कि इस पूरे तबके को
आप जलीलो ख्वार करने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा रेम्बो, समझना ये चाहूंगा कि जिस टाइम आपकी एफआईआर होगी, एफआईआर का मतन किसने लिखा था? वो मैडम ने ही लिखा था, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। मैडम ने लिखा, किसी लॉयर ने लिखा, या इकरारुल हसन ने लिखा, या शामी ने लिखा, किसने लिखा? मैं उस टाइम पास नहीं था, मैं घर था, तो मुझे कॉल आई इनकी किस तरह से ना हमें वो बुलाया थाने। यानी आयशा साहब पूरे मामले को लीड कर रही हैं, जो आयशा कहती हैं उसके मुताबिक आप चलते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दरअसल घर था, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि ये मामला तो हो गया। मैं उसी टाइम घर से वापस आ गया, और मेरे जब ये थाने में ही थी, और एफआईआर वगैरह जो करवाई इन्होंने फिर वो करवाई थी वहाँ पे। ये नहीं मुझे पता लिखने वाला कौन सा इंसान था। मैं शाम मेडिकल क्यों नहीं करवाया बर वक्त? मेडिकल करवाया। कब करवाया? मैंने कल करवाया मेडिकल। वो तो उन्होंने बुला के आपका मेडिकल करवाया ना पुलिस ने? उस दिन मेडिकल आपने 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को मेडिकल क्यों नहीं करवाया? वो बात ये है कि पहले जब मैडम का मेडिकल हुआ था ना, तो उस दौरान हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि सारा दिन रात 8-9 बजे तक हम हॉस्पिटल में रहे हैं। तो उसके बाद हम वापस चले आए। वो मेडिकल 14 को 15 को कराने का मतलब कि हम इसी बात को लेके हम आपस में भी बात कर रहे थे कि चले जो हो गया सो हो गया। हमने बात छुपाई इसलिए कि इज्जत का सवाल है। ये इज्जत देखे कि हम तो अपने शौक से आए थे यहाँ पे अपने पाकिस्तान में, के क्योंकि हमारा हक है इधर आने का। कोई शक नहीं है, आप इसीलिए आज यहाँ खड़े हैं, तो क्योंकि ये आपका हक है, इसीलिए खड़े हैं। जब हमारी कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा, मैडम ने भी सोचा कि ये जो है ना गलत हो गया है। अब ये एक्शन इसलिए लेना है कि कल को किसी और आयशा के साथ ऐसा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयशा, रेम्बो ने तो अपनी बात की तमाम वजाहत की। समझना ये चाहूंगा कि आपने मेडिकल क्यों ताखीर से करवाया? जैसे मैंने एफआईआर लेट करवाई ना, मुझे जैसे जैसे कोई कहता गया मैं करती गई। यानी आपने एक रवायती पाकिस्तानी बच्ची, एक पाकिस्तानी खानदान जो कि किसी भी साने हादसे के बाद मामले को छुपाने और दबाने की कोशिश करता है, आपने वही किया। बिल्कुल। और इसमें कोई एक रवायती हमारा कल्चर है ये। मुझे इतनी समझ नहीं थी, जो मुझे कोई कहता गया मैं वही करती गई, और मैं तो इतनी अभी तक सेंसलेस हूँ। मुझे क्या पता अभी भी क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा। और जिस तरह कमिश्नर साहब और सब लोगों ने कहा कि बेटा आपका मेडिकल भी, मैंने उसी दिन जाके फिर अपना मेडिकल भी, यानी कि जब आपको काउंसलिंग की गई। अच्छा नाज़रीन, मैं खास तौर पर इनाम गनी साहब, आप आईजी पंजाब हैं, मैं आपको एक दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा। देखिए मैं नाम लेकर बात क्यों करता हूं? मैं नाम लेकर बात इसलिए करता हूं कि शायद वो बात सुनी जाए। आपके थानों में काउंसलिंग के लिए कोई ना कोई बंदा जरूर होना चाहिए कि एक साइल आया, उसकी रहनुमाई करें कि भाई इंसाफ तक कैसे पहुंचना है। क्योंकि वहां जो बैठा स्टाफ होता है वो पहली बात पता है क्या कहता है? हाँ वीडियो ले आ विखा की होया। पहले चस्के लिए जाते हैं, उसके बाद चस्के जब ले बैठते हैं तो फिर कहते हैं जा बीबी कर जा इज्जत बचा छड़ इस रोले नु, कितने कोर्ट कचहरी जलील होती रहेंगी। तो भाई काउंसलिंग के लिए लोग बिठाएं जो साइलिन को आसानी के मामले में लेकर आगे चल सके। ये वो स्पॉट है नाज़रीन जो आज भी मोतबर है, आज भी मुकद्दस है, और उम्मीद करता हूं कि इंसाफ मिलने के बाद इसके कद में मजीद इजाफा होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम ये रेटिंग वाला मामला नहीं है, ये जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। वजह क्या है कि इस वक्त सोसाइटी दो तकसीमों में बट चुकी है। टीम लाहौर पूछता है कि अपनी हद तक कोशिश है कि इसको बटना चाहिए दो तकसीमों में, लेकिन वो तकसीम जो है वो जालिम के मुकाबले पर मजलूम की मदद के हवाले से होनी चाहिए। लेकिन फिल वक्त जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो कल भी हमने इस मीनार पाकिस्तान के अजीम ग्राउंड में देखा, वो मर्द बामुकाबला औरत चल रहे हैं। तो हम मर्द बामुकाबला औरत के कायल नहीं है। अच्छा आयशा, होता पता है कि जिस टाइम पर कोई ड्रामा बन रहा है, कोई फिल्म बन रही है, तो बहुत सारी चीजें समझ आती हैं। हमारे खान साहब ने भी एक बात की ड्रेसिंग के हवाले से, और उसके बाद उनको भी स्टेप बैक करना पड़ गया। हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों तबकों की जानिब से। क्या पॉसिबल है कि आज आप जिस गेटअप में मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि ये गेटअप ज्यादा रिस्पेक्टेबल गेटअप है, और इससे कोई ट्रेंडिंग नहीं लाई जा सकती कि ये डेड है, इससे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर कोई ट्रेंडिंग नहीं बन सकती? ये जो हमारा मुआशरा ना,
यही हमें आगे लेकर आता है, किस चीज को वो आगे करता है। ये देखिए अब जिन्होंने टाइट्स पैंट्स पहनी है उन्हीं को ये 20 मिलियंस दे रहे हैं, 15 मिलियंस दे रहे हैं। वाई? फिर इस चीज में पूरे पाकिस्तान में इस्लाम को प्रॉपर नाफिज किया जाए। मैं आज वादा करती हूँ कि मैं यही चीज कंटिन्यू रखूंगी हमेशा। मैं आज वादा करती हूँ अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत यही है। 2 दिन पहले आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप उसी तरीके से बनाएंगी भी। कोई एक पॉइंट हम सेट कर लेना जिसे अच्छा लगे इस हादसे के बाद। मतलब ये मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ किसी के साथ ना हो सकता है आप ही वो पहली खातून हो जिसकी वजह से ये तमाम ट्रेंड बदल जाए, हमारी बेटियां ट्रेंड बदल कर बात करने लगे। इज इट पॉसिबल और नॉट? उसी तरीके से या इसी तरीके से बात करने की नहीं है। खुदा करे खुद अल्लाह ने मुझे अगर ये जिंदगी दिया तो मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज आगे लेकर आऊंगी और दूसरों को भी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे इस चीज को, इस्लाम को नाफिज किया जाएगा इस चीज को देखकर, और मैं आज अपने आप से वादा करती हूँ अल्लाह से कि अगर मैं यही चीज सामने लेकर आऊंगी। वकार ज़का के साथ क्या मामला हुआ? वकार ज़का ने आपसे राब्ता किया, आपने वकार ज़का से राब्ता किया? क्योंकि वकार ज़का बहुत गुस्से में नजर आते हैं। देखिए मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ कि मैं इन लोगों से मिलती हूँ, ना मुझे वो भी उतनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हैं जितने लोग उनको प्यार कर लें, उससे ज्यादा कोई भी नहीं है, सबका एक कद है। मुझे मैं तो इनको सिर्फ टीवी फिल्मों इन चीजों में देखती आई हूँ, मैंने कभी मतलब मिली नहीं हूँ, ना कभी ऐसा सोचा है। जैसे ही मैंने FIR कटवाई है सबसे पहले रात को वकार ज़का का कॉल और मैसेज आया। इकरार से भी पहले? नो, इकरार का बाद में, यासिर शामी का पहले और फिर इकरार भाई का बाद में आया था। तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर किसका आया? वकार ज़का। वकार ज़का जी, वकार ज़का ने क्या कहा? उनका वॉइस मैसेज अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी आपके साथ मामला हुए हैं वो तो मैं खैर नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियली जो आपका नुकसान हुआ है, मोबाइल टूटा, फला, उनका वॉइस मैसेज मेरे पास पड़े हैं। मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट मैंने उन्हें कोई ऐसा रिप्लाई नहीं किया कि मुझे सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे इन चीजों का इल्म नहीं है, मैं इन बहुत चीजों में अच्छा कभी पढ़ी, बहुत अच्छा किया, बाइज्जत तरीके से बात किया। अच्छा, और वो ऐसा मैसेज आपको सुना ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मैसेज। अच्छा, वकार ज़का जिस चीज पर बात कर रहे हैं उसके बाद आपने उन्हें क्या मैसेज किया? मैंने उन्हें ये कहा था कि मेरी तो जिंदगी की ख्वाहिश थी कि आप लोगों से मिलना, देखना, इससे ज्यादा मैंने कोई बात ही नहीं की। मेरे लिए तो यही बहुत था कि उन्होंने मतलब मेरी इतनी वो जो मैं परेशान थी, पॉजिटिव सेंस में देख रहे थे कि अल्लाह ने कैसे कैसे लोग मुझे हौसला देने के लिए भेजे हैं। और मैंने यही सोच के रिप्लाई किया कि वकार भाई मेरी तो जिंदगी की ख्वाहिश थी आपसे मिलना, बात करना, और मैं ये भूल नहीं पा रही जो मेरे साथ हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, और कोई पैसों की तो बात हुई नहीं है। और थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है के साथ आयशा अकरम भी मौजूद है, रेम्बो भी मौजूद है। कोशिश करने की आज के प्रोग्राम के थ्रू ये है कि हम वो तमाम क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल होता है कि उन क्वेश्चंस को आपने थ्रो कर रहे हैं जो क्वेश्चंस शायद आप उनके साथ इख्तलाफ करते हैं, हम थ्रो कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आपके पोल्यूटेड माइंड्स को क्लियर किया जा सके। हर कोई एक डंडा लेकर निकल पड़ता है कि कल इसने ये किया था तो इसके साथ आज ही होना था। कल इसी मीनार पाकिस्तान के पाक में एक बच्चा जिसने ये बात कही कि इस खातून के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, और फिर हमने उसके अब्बा जान का नाम पूछकर ऑन कैमरा हमने दस्तबस्ता दरखास्त की कि जनाब ये जैसे ही आते हैं ना, इनको जरा घर बिठा के ना कमरे में बंद करके थोड़ी तबीयत जरूर साफ कीजिएगा, इनको बताइएगा कि 4 बहनें इनकी अपनी हैं। तो हम जिस वजह से इस कॉज को लेकर चल रहे हैं उसकी वजह वो वेस्टर्न कल्चर की मोहब्बत नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी बाइज्जत तरीके से घर से निकल सके। हम जालिम के मुकाबले पर मजलूम की मदद की बात करते हैं। हमारे साथ आयशा और इसके साथियों के वकील जो हैं वो मौजूद हैं, जो इनको लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। सरदार अवैस अब्बासी साहब मौजूद हैं, बड़ा नाम है, हाई कोर्ट के हवाले से बहुत चीजों को करीब से देख रहे होते हैं, मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन इनकी अच्छी चीज क्या है कि ही इज अ पर्सन जो हमेशा कोशिश करते हैं कि मजलूम का साथ दिया जाए। ये उस तफरीक के कायल है जो होनी चाहिए, मैं मानता हूं होनी चाहिए, आप माने या ना माने, कि जालिम के मुकाबले पर मजलूम को तकवीयत के लिए जो कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सरदार साहब, हादसा बहुत बड़ा है, सानिया बहुत बड़ा है, लेकिन इसका तमाम वो कहते हैं कि डंक का जहर मारा जा सकता है। ये ऐसा डंग नहीं है जिसका जहर नहीं मारा जा सकता। इसका डंक का जहर मारने का वाहिद तरीका क्या है? बर वक्त इंसाफ, और अगर बर वक्त इंसाफ मिल जाए तो आसानी हो जाएगी। क्या देख रहे हैं इसकी लीगल सिचुएशन को? मियां साहब, ये एक
ऐसी दास्तान रकम हो गई है, शायद ये सदियों बुलाई नहीं जा सकती, जितना तकलीफ दे अमल है। सबसे पहले आपको हराज तहसीन है कि आपने हक़ाइक़ को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया और बहुत ऐसे क्वेश्चन आपने राइज किए जो आजकल हर बंदे के ज़ुबान पे हैं। हाई लेवल पे आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन इसकी हो रही है, मैं खुद जाके अटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह इसको मैंने केस नहीं, इसको मैं जहाज समझ के कर रहा हूँ। ये है और बिल्कुल है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दी तो हमारी वकला कम्युनिटी इस बात को साबित करेगी कि इस माशरे की तश्कील नौ के लिए हमारी जितनी भी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह हम फ्री करेंगे, अपने हम जेब से सारा पैसा भी खर्च करेंगे और हर जगह अपनी इस बहन के साथ हम चलेंगे। और अगली बात बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि इसमें अब इन्वेस्टिगेशन का जो लेवल है उसमें तमाम एजेंसी स्पेशली पुलिस बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़े उन्होंने स्ट्रॉन्ग फुटेज पे इसका फैसला किया। इस खातून के साथ आयशा अकरम के साथ एक बदकिस्मती है। इनके साथ बदकिस्मती ये है कि जो बंदा पहले इनके साथ जुड़ता है, इनकी आवाज बनता है, वही बाद में चंद एक लोगों के अलावा वही बाद में जाके कीचड़ उछालना शुरू कर देता। वकार ज़का के हवाले से उसने बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर कर दी, बहुत सारी गुफ्तगू कर दी, बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि उस स्पेसिफिक केस को देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मियां साहब, मैं बड़ा इस चीज़ का दाई हूँ। मैं ना समझता हूँ कि जो आपके ईमान की सबसे मजबूत निशानी है वो ये है कि आप बातल के सामने डट जाएं, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो। आप गरीब और मिस्कीन का साथ दें। शायद आप में वो एक क्वालिटी थी इस तरह की मौजूद है कि मैं लाइक करता हूं, आप खड़ा होना जानते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी के उन लोगों में मेरा शुमार होता है जिसको अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी चीज़ का खौफ नहीं। मैं आपके साथ खड़े हूँ। मुझे पता है जब कब्र में आके मुझसे फरिश्ते पूछेंगे तो मैं खड़ा होकर कहूँगा मैं दुनिया में एक काम कर गया था, मैं एक बेसहारा के साथ बेलौस चला था, मैंने दिन रात मारा था। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ आप मीडिया की इस जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस सच को आगे लेके आ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस केस को हम एक मसाली केस बनाएंगे। चंद दरिंदों ने हमारी मिल्लत पे जो शबे खून मारा है, चंद दरिंदों ने जो हमारी रियासत को बदनाम करने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये मिल्लत इस्लामिया तरक्की करेगी और ये हमारी बेटियां आज़ाद फिजाओं में घूमेंगी। मैं एक दफ़ा फिर आखिर में पूरी पाकिस्तानी अवाम से इल्तमास करता हूँ, इस जुल्मों बर्बरियत का ये जो आप ये स्कैंडल बना रहे हैं, बातें बना रहे हैं, प्लीज इसको खत्म करें। इस बेटी को, इस बहन को आपकी मदद की, आपकी दुआओं की जरूरत है। ये टिकटॉक ऐप, मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसी शरीयत या नाफिज कर दी जाए कि यहाँ पे पर्दा हो, यहाँ पे कोई जीन्स पहन के ना फिरे, यहाँ पे कोई इस तरह का काम ना हो, यहाँ पे तमाम लोगों के लिए कानून जो है वो मुसावी होना चाहिए। और ये पार्क, ये आजाद रियासती, आजाद फिजाएं हमारे कायद ने हमें गिफ्ट इसलिए की थी कि हम इन आजाद फिजाओं के तहफ्फुज के लिए टीम लाहौर पूछता है, अपने टाइम मुकम्मल तौर पर हाजिर है और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई शख्स, कोई बाप, कोई भाई, कोई बेटा इस वजह से जलीलो ख्वार ना कर दिया जाए कि फला जगह पर किसी दरिंदे ने शब खून मारा था एक खातून पर, और वहीं किसी बहन, किसी बेटी, किसी माँ की इस्मत दरी सिर्फ इस वजह से ना हो सके कि किसी घर से माँ बाप की तरबियत ना हो पाने की वजह से कोई दरिंदा अपने दांतों पर खून लेकर आया है और अब वो अपने शिकार, अपने जत्थे के साथ ढूंढता फिर रहा है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसकी हर बेटी का तहफ्फुज करे। इस वतन अजीज का, ये मीनार पाकिस्तान आजादी का गवाह है। ये सब हिलाली परचम सर बुलंद रहे, आबाद रहे, शाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।